गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12th आरोह पार्ट 2 काव्यखंड चैप्टर नंबर 7 बादल राग एक्सप्लेन करूँगी और इसके राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले मैं कविता का प्रतिपाद्य बताऊँगी, उसके बाद उसका सारांश बताऊँगी। तो प्रतिपाद्य में क्या बताया गया है कि बादल राग कविता अनामिका काव्य से ली गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी का एक अनामिका काव्य है, इससे ली गई है। निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, लुभाती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति का बदलाव। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं। शोषित वर्ग के क्या हैं? हितैषी, यानी हित चाहने वाले, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाता है, डर जाता है। कैसा हो जाता है? भयभीत हो जाता है या डर जाता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है, यानी कमज़ोर वर्ग को मिलता है। इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिला कर बुलाते हैं। वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विषमता मिटे। कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। किसका प्रतीक माना है? क्रांति का प्रतीक माना है। अब हम सारांश की बात करें तो कवि बादलों को देखकर कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुख की छाया है, जो संसार या धरती की जलती हुई छाती पर मानो छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि में वे नौका के समान लगते हैं। बादल की गर्जना को सुनकर धरती के अंदर सोए हुए बीज या अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा उठाकर देखने लगते हैं। उनमें भी धरती से बाहर आने की आशा जागती है। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार हृदय थाम लेता है। आकाश में तैरते बादल ऐसे लगते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो गए हों और उनके शरीर छत बिछत हो गए हों। कवि यहाँ बताना चाहता है कि छोटे व हल्के पौधे हिल हिल कर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुलाते से प्रतीत होते हैं। कवि बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा देता है। बादलों का गर्जन किसान व मजदूरों को नव निर्माण की प्रेरणा देता है। क्रांति से सदा आम आदमी को ही फायदा होता है। बादल आतंक के भवन जैसे हैं, जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं, यानी बुराई रूपी कीचड़ के सफाई के लिए बादल प्रलयकारी होते हैं। छोटे से तालाब में उगने वाले कमल सदैव उसके पानी को स्वच्छ व निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न व खुश और सुखी रहते हैं। अमीर अत्यधिक संपत्ति इकट्ठी करके भी असंतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं और अपनी प्रियतमाओं से लिपटने के बावजूद क्रांति की आशंका से कांपते रहते हैं। कवि कहता है कि कमज़ोर शरीर वाले कृषक बादलों को अधीर होकर बुलाते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है। वे सिर्फ जिंदा हैं। बादल ही क्रांति करके शोषण को समाप्त कर सकता है। कवि यहाँ क्या बताना चाह रहा है कि बादल ही क्रांति करके शोषण को समाप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। अब यहाँ हम काव्यांश की बात करें तो फर्स्ट काव्यांश हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले रीड करेंगे। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी
भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। तो ये वाला जो काव्यांश है वो आपका 2008 और 2009 और 2012 में आया है बोर्ड में। तो अब हम इसमें टब वर्ड्स के मीनिंग बता देते हैं। तिरती यानी तैरती, और अगला वर्ड है समीर सागर यानी वायु रूपी सागर। अस्थिर मतलब क्षणिक चंचल, दग्ध मतलब जला हुआ, निर्दय मतलब बेदर्द, विप्लव यानी विनाश, प्लावित मतलब बाढ़ से ग्रस्त, रणतरी युद्ध की नौका, माया मतलब खेल, आकांक्षा मतलब कामना, भेरी का अर्थ है नगाड़ा, सजग का अर्थ है जागरूक, सुप्त का मतलब सोया हुआ, अंकुर मतलब बीज से निकला नन्हा पौधा, और उर मतलब हृदय, ताकना इसका अर्थ है अपेक्षा से एकटक देखना, यानी चाहत है उस चाहत को पूरी करने के लिए एकटक देखना। अब यहाँ पर जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया है, उसको बुलाना चाहते हैं। अब एक्सप्लेन करें थोड़ा, तो इसमें कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है और अस्थायी है, पल में सुख आते हैं और पल में चले जाते हैं। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती हैं। कभी कहना चाहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग उठते हैं, जागरूक हो उठते हैं। सजग मतलब जागरूक हो जाते हैं, मतलब ये है कमज़ोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। विप्लव के बादल, हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा से सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं। मतलब शोषितों के मन में भी अब उद्धार की आशाएं फूट पड़ी हैं, इच्छाएं फूट पड़ी हैं कि कोई भी क्रांति आएगी और हमारे जीवन का परिवर्तन लाएगी। तो अब काव्य के सौंदर्य की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में बादल को क्रांति के रूप में चित्रित किया गया है। सेकंड, प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव है। थर्ड, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। काव्य की रचना मुक्त छंद में है। समीर सागर, दुख की छाया आदि में रूपक अलंकार है। सजग सुप्त में अनुप्रास अलंकार है। तो जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्यांश में मानवीकरण अलंकार और वीर रस का प्रयोग किया गया है। अब हम प्रश्न उत्तर की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कवि किसका आह्वान करता है, क्यों? तो उत्तर है कवि बादल का आह्वान करता है क्योंकि वह उसे क्रांति का प्रतीक मानता है। बादल बरसने से आम जनता को राहत मिलती है तथा बिजली गिरने से विशिष्ट वर्ग खत्म होता है। अगला प्रश्न है, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से का क्या आशय है? यानी ये पंक्ति है जो यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, इस पंक्ति का क्या आशय है? तो उत्तर है कि इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार युद्ध के लिए प्रयोग की जाने वाली नाव विभिन्न हथियारों से सुसज्जित होती है यानी सजी हुई होती है, उसी प्रकार बादलों की युद्ध रूपी नाव में जनसाधारण की इच्छाएं या मनोवांछित वस्तुएं भरी हुई हैं, कामनाएं भरी हुई हैं जो बादलों के बरसने से पूरी होंगी यानी क्रांति के आने से पूरी होंगी। अगला प्रश्न है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, इस पंक्ति का अर्थ बताइए। तो इस पंक्ति का अर्थ है
कि जिस प्रकार वायु अस्थिर है, बादल स्थायी है, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख अस्थिर है, यानी जाते आते रहते हैं, और दुख स्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है, पृथ्वी पर सोए हुए अंकुरों पर बादलों की गर्जना का प्रभाव पड़ता है। गर्जना सुनकर वे नया जीवन पाने की आशा में सिर ऊंचा करके प्रसन्न होने लगते हैं। तो ये आपका हमने चैप्टर 7 बादल राग का एक्सप्लेन किया है, प्रतिपाद्य, सारांश और फर्स्ट काव्यांश। रिमेनिंग पार्ट आपके नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू। तब तक ये आप तैयार कर लें। क्वेश्चन आंसर कविता के साथ के कॉपी में करनी है। ओके।